हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो जाता है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे। रेड शर्ट आंदोलन को जो है वो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, अब्दुल गफ़ार खान या फिर अशफाक उल्लाह खान। तो दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन या फिर रेड शर्ट आंदोलन के जो जनक या फिर जो है इसके अगुवा जो माने जाते हैं, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ़ार खान। और इनको जो है वो सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में खुदाई खिदमतगार एक नामक आंदोलन चलाया था, और इसके जो स्वयं सेवक थे वो लाल कुर्ता पहना करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शंस दिए गए हैं गुरु रामदास, महाराणा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार। तो यहाँ पे देखिए कि आपके जो शांति निकेतन की स्थापना है ये 1901 में की गई थी, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि शांति निकेतन के अंदर ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, जो कि 1921 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या फिर विक्ट्री एट सी मेमोरियल। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो कि आपका नया दिल्ली में स्थित है, और इसको जो है दिल्ली मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका 42 मीटर ऊंची एक इमारत है, जिसको कि एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार की गई थी, जो कि आपके भारतीय सैनिक जो शहीद हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो उनकी याद में। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस नए साल में आप लोग जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हो अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी जो है आप लोगों को अभी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 22% तक का ऑफ प्रोवाइड करवा रही है, तो आप लोग जो है अभी इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 5 जनवरी तक वैलिड है, यानी कि इसको जो है 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर। तो अब आप लोग जो है इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके लिए लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के द्वारा एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है तेजस एयरफोर्स एक्स बैच, जो कि आपका कंप्लीट बैच कोर्स होने वाला है 2022 बैच की वैकेंसी के लिए, जिसमें कि डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपका 5 जनवरी से शुरू हो रहा है और 30 मार्च तक चलने वाला है। तो इसकी भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऑप्शंस दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या फिर चौधरी चरण सिंह। तो स्वतंत्रता के बाद में जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, अब तक जो है वो कुल 7 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्य, शक्ति आदि का जो है कोई भी संवैधानिक उल्लेख नहीं है और ना ही वैधानिक। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रख सकते हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी ICS परीक्षा, ठीक है, इसमें चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे।
ऑप्शंस दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों पहले जो है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, जो कि आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए होते हैं, उनको आईसीएस के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत जो है वो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम को पास किया था। तो इसके लिए जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इन्होंने सबसे पहले आपके आईसीएस एग्ज़ाम को पास किया था 1864 में। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो जाता है और आपको मैं बता दूं कि पुस्तक और उसके लेखकों से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जो है आपको विशेष करके जो है तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके दिया हुआ था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसीलिए जो है यहाँ पर इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है वो समाजवाद की बाइबल कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से था कि दास कैपिटल जो कि एक पुस्तक है और इसको जो है जाना जाता है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शंस में था समाजवाद की बाइबल। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। ये एक पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी 1867 में। ठीक है, और इसमें जो है पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है और साथ ही जो है इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं, जिसको कि समाजवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन आपका ऑप्शंस में से बना था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ पर मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के ऊपर जो है आपके कोस्ट गार्ड में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको डाला गया है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होकर के गुजरता है, तब क्या होता है कि तब पृथ्वी से देखने पर जो है सूर्य पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से जो है चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। और अगर हम फिजिक्स की हिसाब से बात करें कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलेंगे, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है यानी कि चंद्रमा आ जाता है, तो और चंद्रमा के पीछे जो है सूर्य का कुछ बिंब या जो है कुछ भाग ढक जाता है, तो इस घटना को हम जो है सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी जो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को इनमें से क्या कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता हो। ठीक है, ऑप्शंस हैं कि फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या फिर ट्रांजिशन रीजन। तो देखिए सूर्य के वर्णमंडल के सबसे बाहरी भाग को किरीट या फिर जो है हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में ये श्वेत रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और इसका अगर तापमान की बात करें तो ये 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। और पृथ्वी तल से जो है कोरोना को सिर्फ जो है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना या फिर किरीट। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार एग्जाम में आया था कोस्ट गार्ड में, और वहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रगीत जो है ये कौन से उपन्यास से लिया गया है। आप लोगों को याद भी होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगीत किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ था। ऑप्शंस हैं कि देवी चौध रानी, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी या फिर सेवा सदन। तो भारत का राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, और इसको जो है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। और अगर बात करें कि सबसे पहले इसको कहाँ पे गाया गया था, तो इसको जो है सबसे पहले आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो कि आपका 1896 में हुआ था, वहाँ पर इसको सबसे पहली बार गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्मारक को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रत्येक भारतीयों के मौलिक कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है। ऑप्शंस हैं कि अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 356। तो मूल संविधान में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1976 से रिलेटेड है, तो उसके अंतर्गत जो है आपके अनुच्छेद 51K को जो है वहाँ पर जोड़ करके उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके महत्वपूर्ण नारों से संबंधित क्वेश्चन देखा जाता है कि पूछ भी लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, ये जो है किसने कहा था। ऑप्शंस हैं राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर मदन मोहन मालवीय। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, जिनको हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने तत्कालीन सामाजिक अवस्था को देखते हुए जो है उस समय एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि धन्वंतरी जो कि भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक था। ऑप्शंस हैं बाबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अकबर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके गुप्त वंश का शासक था और लगभग 380 ईस्वी में जो है ये राजगद्दी पर बैठा था। तो उसके समय में जो है उसके दरबार में काफ़ी नवरत्न थे, तो उसमें से जो है एक थे आपके धन्वंतरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शंस हैं बेंगलोर, कोच्चि, चेन्नई या फिर मैसूर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से जो है लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है वन्य जीव जो है वो आपके हाथी, तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि जो है इसमें हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो है किसके शासन के अंतर्गत जो है वो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो खिलाफत आंदोलन जो है भारत को मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसका कि उद्देश्य था कि इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले जो तुर्की के सुल्तान के खलीफा पद की पुनः स्थापना करवाई जाए, जिस पर अंग्रेजों का दबाव बनाना था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन जो कि आपका 1920 से लेकर के शायद 1922 के बीच में था, तो इस समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शंस हैं तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। तो अगर बात की जाए कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। फ्रांस की अगर बात की जाए कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल हो जाएगा। जापान की अगर बात करेंगे तो जापान का जूडो हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का कबड्डी हो जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया का जो है ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है आपका बेसबॉल हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा का अस्तित्व जो है ये आपके कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शंस हैं कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसके लिए सही जवाब होगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। एकल नागरिकता को जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन से जो है विधि का शासन और संसदीय प्रणाली को भी लिया गया है। अगर बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। कनाडा से अगर बात करें तो कनाडा से जो है वो आपके केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था और राज्यों में जो राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति है उसको लिया गया है।
और ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ से आपके समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा जो है वो किसके अंतर्गत की जाती है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359 या फिर अनुच्छेद 360। तो भारत में जो है आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है और भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 जो है उनमें जो है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आज सुबह मैंने आपको यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछा था और काफ़ी लोगों ने जो है इसका सही जवाब भी दिया था। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन को लेकर के तो प्रारूप समिति जो है वो संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और इसका गठन जो है वो आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस समिति का जो कार्यभार है या फिर जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ये आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जो कि आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी साथ में पसंद आ गया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का संविधान दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है या फिर किस दिन आता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।